दोस्तों 60 दिन में एमडीआरटी करने का आज इस वीडियो में आप फॉर्मूला समझने वाले हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस एडवाइजर जो पिछले काफ़ी सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, जो हर समय चाहते हैं कि उनको कस्टमर मिले, उनका सपना होता है कि वो एमडीआरटी करें। एमडीआरटी जहाँ पर पूरी दुनिया के इंश्योरेंस एडवाइजर इकट्ठे होते हैं और उनका सर्टिफिकेशन किया जाता है, वहाँ पर अगर पूरे इंडिया से इंश्योरेंस एडवाइजर पहुंचते हैं तो ये उनका सपना होता है। उसके लिए वो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे वहाँ पर पहुँच पाएंगे, उसके लिए कुछ टारगेट होता है। वो टारगेट अचीव करते हैं तभी आप यूएस से अमेरिका में आपका सर्टिफिकेशन किया जाता है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, चाहे वो एलआईसी एजेंट हो, चाहे वो किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हो, उसका सपना होता है कि वो भी एक एमडीआरटी एडवाइज़र बने। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो 5 तरीके, जिन तरीकों को यूज़ करके, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप भी एमडीआरटी बन सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 महीने में, यानी कि 60 दिन में आप एमडीआरटी कर सकते हैं। तो जो दर्शक पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। एक सवाल जो आपके दिमाग में रात दिन चलता रहता है, लेकिन उन लोगों के दिमाग में चलता है जो इंश्योरेंस को अपना करियर बनाकर चलना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस में पैसा कमाना चाहते हैं, जिनका फुल टाइम या पार्ट टाइम प्रोफेशन ही इंश्योरेंस है, वो लोग रात दिन सोचते हैं कि उनको दिसंबर तक एमडीआरटी करना है। दिसंबर तक एमडीआरटी करने के लिए जो आपको समय मिलता है वो 12 महीने का मिलता है, यानी कि जनवरी टू दिसंबर। इसके लिए आपको जो टारगेट दिया जाता है वो टारगेट पूरा करना होता है, लेकिन वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में मन लगाकर काम करना होगा। तो आइए समझते हैं कि वो 5 कौन कौन से तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप भी 2 महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यही नहीं कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानें। आपको अगर 2 महीने में एमडीआरटी करनी है तो जल्दी से जल्दी आपके कॉम्पिटिटर जो हैं, जो आपको मार्केट में कंपटीशन दे रहे हैं, उनके रनिंग प्रोडक्ट, जो आज की डेट में प्रोडक्ट उनके चल रहे हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में जानना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एलआईसी में पॉलिसी है एक कन्यादान पॉलिसी। तो एलआईसी कन्यादान पॉलिसी को कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा कंपटीशन दे रही है, कौन सा प्लान सबसे ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है, वो है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो लोग एलआईसी के साथ में काम करते हैं, जो एलआईसी के साथ में एडवाइज़र हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो एमडीआरटी करें तो उनको समझना ज़रूरी है कि एलआईसी के प्रोडक्ट को कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट कंपटीशन दे रहा है। तो आपको उन प्रोडक्ट के बारे में जानना है, आपको उनकी गहराई तक जाना है, उनके बारे में समझना है कि उनके प्रोडक्ट में क्या है और हमारे प्रोडक्ट में क्या उनसे बेटर है। जब आप ये समझ पाएंगे तभी आप कस्टमर के पास जाकर उसके साथ में कंपैरिजन करके कस्टमर को बता पाएंगे कि सर हमारा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से इसलिए बेटर है। जैसे अगर आप एलआईसी एजेंट हैं और आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेकर या एलआईसी कन्यादान पॉलिसी लेकर, और कस्टमर आपके सामने कंपैरिजन दिखाना चाहता है, कस्टमर आपको बताना चाहता है कि मेरे पास एक एडवाइज़र आए थे जिन्होंने मुझे पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया, तो आप ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पर ऑन द टेबल कस्टमर को कंपैरिजन करके बताएं कि सर एलआईसी कन्यादान पॉलिसी पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना से इसलिए बेटर है कि हमारे प्लान में ये बेनिफिट मिलते हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलेंगे। तब कस्टमर को लगेगा कि हाँ वाकई आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से बेटर है। लेकिन कैसे आप कंपैरिजन दे पाएंगे? आप सिर्फ और सिर्फ तभी कंपैरिजन दे पाएंगे जब आप उन कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे। हो सकता है आपका कोई रिटायरमेंट प्लान है, आपकी कंपनी का रिटायरमेंट प्लान है जिसको दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या रिटायरमेंट प्लान कंपटीशन दे रहा है, तो आपको उसके बारे में भली बात ही पता होना चाहिए। जैसे आप एलआईसी में काम करते हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर जैसे एचडीएफसी लाइफ है, आईसीसी प्रूडेंशियल है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इन कंपनियों के प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज आपको बैठ के अपने प्रोडक्ट के बारे में तो
जानना है ही है, इसके साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनानी है। उसमें लिस्ट में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कंपटीशन दे रहे हैं उनका नाम लिखना है और उनके बारे में गहराई से जाकर उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको उन प्रोडक्ट के साथ साथ उन कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में भी जानना है। दूसरा दोस्तों, अपनी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप HDFC लाइफ में काम कर रहे हैं, आप कोटक लाइफ में काम कर रहे हैं, आप टाटा AIA में काम कर रहे हैं या आप LIC में काम कर रहे हैं, आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो आपका कस्टमर आप पर कैसे ट्रस्ट करेगा, आपकी कंपनी पर कैसे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरा पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए, मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो आपको कस्टमर के पास जाकर अपनी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताना है कि आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर है, आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट में है, आपकी कंपनी कितने साल से काम कर रही है, ये आपको कस्टमर को बताना है। आपकी कंपनी कितने दिनों से कस्टमर के साथ में जुड़ी हुई है, क्या उनको सर्विसेज दे रही है, तो ये सब आप कस्टमर को बताएंगे तो कस्टमर तभी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपकी कंपनी किस लेवल पर स्टैंड करती है। जैसे अगर आप LIC के साथ में काम करते हैं तो आप कस्टमर के पास जाएंगे तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर कोई LIC के बारे में जानता है। लेकिन कोई अगर नई कंपनी आई है मार्केट में, वो नई कंपनी के बारे में कस्टमर जानना चाहता है, क्योंकि वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस कंपनी के बारे में। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी बनती है तो कि आप कस्टमर को अपनी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि सर हमारी कंपनी इस साल स्टार्ट हुई थी, हमारी कंपनी ने इतना रिटर्न दिया, हमारी कंपनी के इतने कस्टमर हैं, ये सब आपको बताना है, हमारी कंपनी ने इतना क्लेम दिया। तो आपको अपनी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताना है। तीसरा आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आप जिस कंपनी में काम करते हैं आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपसे पूछता है कि मुझे रिटायरमेंट प्लान चाहिए। आपके पास 5 रिटायरमेंट प्लान है, लेकिन कस्टमर आपसे एक ऐसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप उसको क्या जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है। तो वहां पर क्या होगा कि कस्टमर का विश्वास आपके ऊपर से हट जाएगा, उसको लगेगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप रिटायरमेंट प्लान के बारे में जानकारी लीजिए, आप मनी बैक प्लान के बारे में जानकारी लीजिए, आप चिल्ड्रन प्लान के बारे में जानकारी लीजिए, आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लीजिए। और हो सकता है बहुत सारे कस्टमर आपसे ये पूछें कि मैं टर्म इंश्योरेंस अगर ऑनलाइन लेता हूँ तो मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर मैं ऑफलाइन लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्या आपके सामने भी ये सवाल आता है? अगर आपके सामने भी ये सवाल आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो सेपरेट इस टॉपिक के बारे में बनाऊँ कि कैसे कस्टमर को हम हैंडल करें अगर कस्टमर बोलता है कि मैं टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन ले लेता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में प्रीमियम कम है, अगर मैं ऑफलाइन किसी एडवाइज़र के थ्रू लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कस्टमर को कैसे हैंडल करें, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर आपको उस मोबाइल की कुछ वैल्यू बताता है कि ये 20,000 का मोबाइल है, ये 30,000 का मोबाइल है। आप अगर बाइक खरीदने जाते हो तो शोरूम का ओनर या शोरूम के जो एम्प्लॉई हैं वो आपको क्या बताते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कि ये 70,000 की बाइक है, ये 80,000 की बाइक है। आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो लैपटॉप की भी एक वैल्यू होती है। क्या आप अपने कस्टमर को बताते हो कि सर आपकी भी एक वैल्यू है, इंसान की भी एक वैल्यू होती है, लेकिन ज़रूरत है उस वैल्यू को पहचानना कि हमारी कितनी वैल्यू है। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइज़र जब अपने कस्टमर के पास जाते हैं उस कस्टमर को बताइए कि सर आपने अपनी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है या नहीं की हुई है। हर चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हम पैसे दे के आते हैं दुकान पे, हम कुछ भी खरीदने जाएंगे उसका पैसा हम पे करके आएंगे, बट क्या हमने अपनी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है? तो सर हमें ज़रूरत है आज अपनी वैल्यू कैलकुलेट करने की। आज हम अपने परिवार के साथ में हैं, हम अपने परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो खर्चे हैं वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन कल अगर हम अपने परिवार के साथ में नहीं रहे
तो कैसे हमारे परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएंगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने की। तो अगर आपको पता है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे तब भी कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में आपको बताऊँ। क्योंकि दोस्तों अगर कस्टमर ने समझ लिया कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी कि उसकी कितनी वैल्यू है, तो कस्टमर कभी भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मना नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो रीज़न है कि कस्टमर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देता है वो है कि आप कस्टमर को ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं बताते हो। जब तक आप उसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं बताएंगे, अब मान के चलते हैं किसी की एज 35 साल है, तो जैसे रिटायरमेंट की एज होती है 60 ईयर, तो 35 साल से लेकर 60 ईयर तक कितने साल बचे? 25 साल। उन 25 सालों में वो काम करेगा, उन 25 सालों में वो पैसा कमाएगा। वो पैसा जो कमाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो 35 साल में ही परिवार के साथ नहीं रहा तो कैसे उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, ये आपको समझना ज़रूरी है और अपने कस्टमर को समझाना भी ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी आप कस्टमर के पास जाएं तो अपने कस्टमर को ह्यूमन लाइफ वैल्यू ज़रूर कैलकुलेट करके बताएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप 10 कस्टमर से मिल रहे हो और आपने उन सभी को ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में बताया कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू सर आपकी इतनी है, इतना रिस्क कवर आपके पास होना ज़रूरी है, तो उन 10 में से कम से कम 5 या 6 लोग ज़रूर आपको हाँ करेंगे पॉलिसी के लिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये कहीं ना कहीं आप इसमें बहुत पीछे हैं। ये है अपनी खुद की मार्केटिंग करना। आपने देखा है कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हो पॉलिसी लेकर, उसको समझाते हो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, वो बोलता है कि मेरा जानकार है इंश्योरेंस कंपनी में, मैं तो अपने जानकार से इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, ये तो नया एडवाइज़र है जो मुझसे मिलने आया है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, कल अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इससे कैसे हेल्प ले पाऊँगा, कल ये रहे ना रहे, कल ये कंपनी छोड़ दे, राइट। तो इसीलिए कस्टमर यही कहता है आपको कि मेरा जानकार है, मैं उससे इंश्योरेंस पॉलिसी कराऊंगा, मेरा दोस्त है, मैं उससे इंश्योरेंस पॉलिसी कराऊंगा। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि वो आपको नहीं जानता है। आप भले ही उससे पहली बार मिल रहे हो, मैटर ये नहीं करता है, मैटर करता है कि वो आप पर कितना ट्रस्ट करता है। आप अमिताभ बच्चन से कभी नहीं मिले हो, लेकिन आप उनका एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट खरीदते हो। आप सचिन तेंदुलकर से कभी नहीं मिले हो, लेकिन आप टीवी में उनका एडवर्टाइजमेंट देख के उनका प्रोडक्ट खरीदते हो। आप करिश्मा कपूर से कभी नहीं मिले हो, लेकिन जब वो ब्यूटी प्रोडक्ट लेकर आती है टीवी में, तो आप दुकान पे जाके क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो करिश्मा कपूर टीवी में एडवर्टाइजमेंट लेकर आ रही है। क्यों? आप तो उनसे कभी नहीं मिले हो। उसका रीज़न ये है दोस्तों, वो खुद में एक ब्रांड है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो आप भी खुद में ब्रांड बनने की कोशिश कीजिए। एक सेल्स एडवाइज़र या सेल्स एजेंट ही बनकर मत रह जाइए। आप अपने आप को प्रमोट करें, आप लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के दिल में जगह बनाएं, आप पर लोग ट्रस्ट करें। कैसे? वो तब करेंगे जब आप उनको कुछ अच्छा देंगे। जब आप कुछ अच्छा करेंगे तभी वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। तो हमेशा अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश करें, ना कि सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एडवाइज़र तक ही आप सीमित रहें। अपना प्रमोशन करें आप ऑनलाइन। आज की डेट में टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करना तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन आप फेसबुक, यूट्यूब और गूगल पर बहुत कम पैसे में अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और आप अगर इंश्योरेंस के लिए अपने शहर में अपना एडवर्टाइजमेंट करते हो, अगर मैं खुद एडवर्टाइजमेंट करता हूँ गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, तो लोग मुझे देखेंगे और मुझे देखकर वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करेंगे, वो अपना इंक्वायरी सबमिट करेंगे, मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट आएगी, मैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे जाके मिल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं और ऐसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास पहुँच पाए, वो भी समझ पाएँ कि वो 60 दिन में कैसे MDRT कर सकते हैं।
अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव शो के दौरान। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।